हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ब्रांच अकाउंटिंग। देखिएगा, ब्रांच अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। तो सबसे पहली बात है कि जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, अगर वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो जनरली उनको अपनी लोकल लिमिट से बाहर भी जाके काम करना पड़ता है। और जब वो लोग बाहर जाके काम करना चाहते हैं तो उनके पास दो मोड होते हैं। जनरली वो या तो अपने एजेंट्स के थ्रू यानी कि कंसाइनी के थ्रू काम करना चाहते हैं, या फिर वो अपना फुल फ्लैज खुद अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली जो ब्रांचेज हैं वहाँ पर बेसिकली अकाउंटिंग का फ़र्क होता है। तो अकाउंटिंग हेड ऑफिस करेगा या ब्रांच करेगी, यानी कि जो ब्रांच की अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में होगी तो वो किस तरीके से होगी। तो इसके अंदर देखिएगा, सबसे पहली बात है इफ फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इफ फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग if full system of accounting is maintained by head office जो हेड ऑफिस खुद सारा अकाउंट मेंटेन करता है, ब्रांच की सारी अकाउंटिंग खुद करता है, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। यानी कि ब्रांच की पूरी अकाउंटिंग किसके हाथ में है? हेड ऑफिस के हाथ में है। दूसरी बात यह है कि अगर अकाउंटिंग जो है ब्रांच खुद रखे, इफ अकाउंटिंग सॉरी फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस, इट मींस द डिपेंडेंट ब्रांच। तो ये कौन सी ब्रांच होती है? डिपेंडेंट ब्रांच होती है। तो अगर अकाउंटिंग जो है डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? हेड ऑफिस के ऊपर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट ब्रांच। और अगर ब्रांच खुद मेंटेन करती है तो क्या होगा? इफ फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन्ड बाय ब्रांच, यानी कि ब्रांच इंडिपेंडेंटली सारा काम कर रही है बाय ब्रांच, तो यहां ध्यान रखिएगा, तो इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच, यानी कि ब्रांच अपनी अकाउंटिंग खुद कर रही है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट उनके बीच में अकाउंटिंग के एग्रीमेंट से रिलेटेड है, बाकी किसी और एग्रीमेंट से संबंधित नहीं है हमारे लिए। और तीसरी जो ब्रांचेज होती हैं वो फॉरेन ब्रांचेज होती हैं। तो फॉरेन ब्रांचेज जनरली इंडिपेंडेंट ब्रांच होती हैं, क्योंकि वहां पर करेंसी दूसरी होती है, तो वो अपनी अकाउंटिंग करती है। अब इसके अंदर जो अकाउंटिंग होती है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब आप डिपेंडेंट ब्रांच अगर आप करेंगे तो किस तरीके की अकाउंटिंग होगी। तो अगर डिपेंडेंट ब्रांच अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर हेड ऑफिस के पास तीन मेथड है जनरली जो उनको यूज करता है। तो पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। और जो दूसरा सिस्टम है उसको बोलते हैं डेटर सिस्टम। और तीसरा है होलसेल प्राइस सिस्टम या रिटेल आउटलेट सिस्टम। तो ये तीन सिस्टम डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर है। उसके बाद अगर हम इंडिपेंडेंट ब्रांच की बात करें, यानी कि जहां पर फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बजाय ब्रांच रख रहा है, तो देर आर टू पार्टीज, वन इज अ ब्रांच ऑफिस, तो क्योंकि ब्रांच अपनी अकाउंटिंग खुद करेगा। अब क्योंकि ब्रांच के साथ लेन देन हेड ऑफिस के भी होंगे, तो हेड ऑफिस भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा, लेकिन हेड ऑफिस ऐसे बात करेगा ब्रांच के साथ जैसे कि वो एक थर्ड पार्टी है। तो जनरली जब तक पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगी तब तक वो इसी तरीके से एंट्री करेगा कि जैसे इंडिपेंडेंट बॉडी है। और उसके बाद क्या करेंगे कि वो इकट्ठी जो है अपनी अकाउंटिंग करेंगे, कंसोलिडेशन करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात कि इनकी बुक्स में क्या होगा, इनकी बुक्स में जनरल एंट्रीज होंगी, यानी कि इंडिपेंडेंट ब्रांच जनरल एंट्री करेगी, ब्रांच ऑफिस भी अपनी जनरल एंट्री करेगी। उसके बाद
ये अपनी ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उन्हीं एंट्री से रिलेटेड, ये भी ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अब कुछ आइटम्स ऑफ एडजस्टमेंट रह जाते हैं जो कि फाइनल अकाउंट के टाइम पर ही पता चलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज अगर वो नहीं हुई हैं, अगर वो नॉर्मल कोर्स के दौरान कर दिए तो ठीक है, नहीं किया तो उनकी एडजस्टमेंट एंट्रीज, और फिर ये भी एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये जो डिपार्टमेंट है या हेड ऑफिस है, ये अब अपने जो है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे, तो ये भी अपना ट्रायल बैलेंस बनाएगा और ये भी अपना ट्रायल बैलेंस बनाएगा। उसके बाद ये भी अपने फाइनल अकाउंट बनाएंगे, यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और ये भी अपने फाइनल अकाउंट बनाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? नेक्स्ट ये होगी कि ये यहां पर ये कंसोलिडेशन करेंगे। कंसोलिडेशन मतलब कि जो ब्रांच का अकाउंट है उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि एक स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पहले बन जाएंगे, और फिर विद ब्रांच, यानी कि कंसोलिडेशन या इनकॉर्पोरेटेड विद ब्रांच। तो बहुत सारी जो ब्रांचेज हो सकती हैं, तो उन सभी ब्रांचेज के रिजल्ट को इनकॉर्पोरेट करते हुए एक कंसोलिडेशन बनेगी। तो ये जो फाइनल अकाउंट इनके, इनको भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हुए नजर आएंगे। तो अब कंसोलिडेशन में इनके पास दो मेथड आएंगे हेड ऑफिस के पास। हेड ऑफिस की बुक्स में जनरली दो मेथड होते हैं, एक होता है फुल कंसोलिडेशन मेथड, फुल कंसोलिडेशन मेथड, और जो दूसरा मेथड होता है वो होता है पार्शियल कंसोलिडेशन मेथड, पार्शियल कंसोलिडेशन मेथड। डन। अब तीसरी है फॉरेन ब्रांच, तो फॉरेन ब्रांच को सेपरेटली हम बाद में ही डिस्कस करेंगे। तो जो तीसरा कंसेप्ट फॉरेन ब्रांच, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो जो फॉरेन ब्रांच है वो हम सेपरेटली अलग से बात करेंगे। तो अभी हम आज जो शुरुआत कर रहे हैं वो बात करेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच की। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट ब्रांच की। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच, तो देखिएगा इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या होता है। इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर एक सबसे खास बात ये है कि दोनों पार्टी अपनी बुक्स बनाएंगी, यानी कि एक साइड बुक्स बनेंगी हेड ऑफिस की और दूसरी साइड बुक्स बनेंगी ब्रांच ऑफिस की, बुक्स ऑफ ब्रांच ऑफिस। अब इनके बीच में कुछ कॉमन ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनकी मैं बात करूंगा आपके साथ। तो देखिएगा जैसे हेड ऑफिस गुड्स भेजता है, किसको भेजेगा? गुड्स, गुड्स सेंट टू बीओ, बीओ मीन्स ब्रांच ऑफिस, एचओ मीन्स हेड ऑफिस। तो जब ब्रांच ऑफिस को गुड्स भेजा जाएगा तो ये क्या करेंगे? ये ब्रांच ऑफिस को करेंगे डेबिट, और इन्होंने गुड्स भेज दिया तो ये क्रेडिट करेंगे गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, यानी कि गुड्स किसको भेज दिया? ब्रांच को। उसके बाद देखिएगा अगर इन्होंने गुड्स रिसीव किया तो ये एंट्री क्या डालेंगे? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, और क्रेडिट कर देंगे हेड ऑफिस अकाउंट को। डन। अगर यहां पर कैश भेजा गया है, अगर कैश भेजा गया है तो क्या एंट्री होगी? कैश
सेंट बाय HO2 BO फॉर एक्सपेंसेस, तो आप क्या एंट्री करेंगे बताइए। तो आप एंट्री करेंगे ब्रांच ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि जो हेड ऑफिस का कैश है वो कम हो जाएगा। वहीं दूसरी साइड ये क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो हमें करनी है, तो उन एंट्रीज को हम कैसे करेंगे आइएगा अब उसको फर्दर हम जो है डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो इंडिपेंडेंट ब्रांच की अब एंट्रीज के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहली बात, जब इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है तो किस तरीके से एंट्रीज की जाती है। तो सबसे पहली बात देखिएगा, जो बुक्स ऑफ हेड ऑफिस है, जो बुक्स ऑफ हेड ऑफिस है वो भी हम बनाएंगे साथ में, और जो ब्रांच की बुक्स हैं वो भी साथ साथ हम बनाएंगे। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले मैं आप कुछ ट्रांजैक्शंस की बात आपके साथ कर रहा हूं जो दोनों पार्टीज के बीच में कॉमनली होती हैं। तो सबसे पहले देखिएगा जर्नल एंट्रीज, गुड सेंट बाय द BO टू HO 2 लाख रुपीज। तो बताइए इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए हेड ऑफिस की बुक्स में। ये एग्जाम्पल है, कोई क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा, आपको समझाने के लिए अभी एग्जाम्पल कराऊंगा मैं। तो देखिएगा सबसे पहली एंट्री होगी, ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेंगे, गुड सेंट चला गया, अभी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहा था। और ब्रांच ऑफिस क्या एंट्री करेगा, ब्रांच ऑफिस एंट्री करेगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, और एंट्री कितने की हो जाएगी, 2 लाख रुपए की। उसका देखिएगा अगली, कैश सेंट बाय द HO टू BO 30,000। हेड ऑफिस ने ब्रांच ऑफिस को कैश भेज दिया, तो क्या एंट्री करेगा, ब्रांच ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये क्या करेगा, कैश या बैंक अकाउंट जो भी इसको मिला होगा टू हेड ऑफिस अकाउंट। अब देखिएगा अगर एक्सपेंसेस ब्रांच के हेड ऑफिस पे कर दे तो क्या होगी एंट्री, द एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच पेड बाय द हेड ऑफिस। तो जनरली हेड ऑफिस ने ब्रांच के खर्चे कर दिए, तो अल्टीमेटली एक्सपेंसेस तो ब्रांच के थे, दोनों पार्टी इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, तो हेड ऑफिस मानेगा कि मैंने उसको कैश दे दिया, तो जो कैश देने की एंट्री होती है वही मानी जाएगी, यानी कि ब्रांच ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश। और यहां पर ब्रांच के खर्चे पे तो हो गए, लेकिन पे किसने किया, हेड ऑफिस ने, तो एंट्री होगी ब्रांच की जो भी एक्सपेंसेस हैं, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। अब इसी तरीके से अगर एक्सपेंसेस हेड ऑफिस के ब्रांच पे कर दे तो इसका मतलब इसके एक्सपेंसेस तो हो गए लेकिन पे किए ब्रांच ने, और ये ब्रांच का एंट्री करेगी कि भाई मैंने तो कैश पे किया है हेड ऑफिस के बिहाफ पे, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद देखिएगा अगली, कैश सेल्स एट ब्रांच ऑफिस। तो देखिएगा अगर ब्रांच ऑफिस की कैश सेल्स है तो उसका हेड ऑफिस से तो कोई लेना देना नहीं है, तो हेड ऑफिस के बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। और ब्रांच क्या एंट्री करेगी, ब्रांच अपनी एंट्री कर देगी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद देखिएगा कैश सेंट बाय द BO टू HO 35,000। कैश ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेज दिया 35,000 रुपए का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ऑफिस, कैश मिला हेड ऑफिस को तो कैश डेबिट हो गया, और दिया किसने, ब्रांच ऑफिस ने, तो उसको क्रेडिट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ब्रांच ने पैसा दिया हेड ऑफिस को तो हेड ऑफिस टू कैश। अब देखिएगा यहां पे गुड सेंट बाय द HO टू BO 80,000, आउट ऑफ विच 70,000 गुड्स रिसीव्ड बाय द ब्रांच ऑफिस। अभी ध्यान से समझिएगा, हेड ऑफिस ने 80,000 का गुड्स भेजा टेम्पो में, ट्रक में, कुरियर कंपनी के पास से या किसी और मोड से, और इस तरीके से जिन भी मोड को यूज़ किया तो माल जाना था ब्रांच ऑफिस के पास पूरा 80, लेकिन अब 70,000 रुपये का माल पहुंचा है, बाकी ये मोड के पास है, यानी कि जिस भी माध्यम से भेजा उसके पास पड़ा हुआ है। यहाँ से माल गया था 80, तो 80 का ब्रेकअप ये है कि 80 में से 70 तो ब्रांच में पहुंच गया और 10 रह गया रास्ते में, रास्ते को बोलते हैं ट्रांजिट।
तो जनरली ये क्या एंट्रीज करेंगे, तो जनरली ब्रांच एंट्री करेगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, यानी कि ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर देंगे और गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। अब लेकिन ब्रांच को गुड्स कितना मिला है, ब्रांच को गुड्स मिला है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस 70,000 और 10,000 की उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि अभी माल आने वाला है, अभी आपका आया नहीं है। तो अल्टीमेटली या तो ये एंट्री तुरंत कर देगा, अगर ये तुरंत एंट्री नहीं होगी तो बाद में जाके हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली 10,000 की जो एंट्री है वो गुड्स इन ट्रांजिट की कर देगा कि चलो 10,000 का माल मेरा रास्ते में है, वो मेरे पास ही आना है, तो उसकी डेबिट एंट्री टू हेड ऑफिस अकाउंट, राइट। अगर ये कभी एडजस्टमेंट एंट्री होती तो मान लो उसने केवल 70 रिकॉर्ड किया होता, तो आपको कभी कभी एडजस्टमेंट एंट्री के रूप में भी ये करनी पड़ सकती है। तो तब हम क्या करेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस करेंगे 10,000 रुपीज का। उसके बाद नेक्स्ट है कैश सेंट बाय द ब्रांच ऑफिस टू हेड ऑफिस 15,000। अब देखिएगा कैश ब्रांच ऑफिस ने भेजा हेड ऑफिस को कितना, 15,000 रुपए का, आउट ऑफ विच 3,000 हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस। अब 3,000 का उसको रिसीव नहीं हुआ, तो है ये तो हेड ऑफिस को टू कैश कर देगा 15,000, और इसको मिला है कितना, केवल अभी 3,000 नहीं मिला, तो 3,000 को डाल देगा कैश इन ट्रांजिट या चेक इन ट्रांजिट, और बाकी 12,000 उसको मिल गया है टू ब्रांच अकाउंट 15,000। अगर अभी दो एडजस्टमेंट गुड्स इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट की नहीं होती तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती, लेकिन अब हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट दोनों ने लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब हेड ऑफिस की ट्रायल बैलेंस बनेगी तो जो ब्रांच का अकाउंट होगा, ब्रांच का जो भी अकाउंट होगा वो जनरली डेबिट होगा, तो जितना यहाँ पे डेबिट दिखा रहा होगा ब्रांच अकाउंट की बुक में उतना ही हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट आ रहा होगा। तो हेड ऑफिस का जो अकाउंट है वो क्या आ रहा होगा, क्रेडिट, यानी कि वो इसका उतने ही रुपए का क्रेडिटर होगा और यहीं हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच उतने ही रुपए की डेटर होगी, क्योंकि हेड ऑफिस ने ब्रांच के ऊपर इन्वेस्टमेंट की होती है, तो ब्रांच में जो भी पैसा गुड्स या कुछ भी चीज़ें खर्च की हैं वो उसके बुक्स में डेबिट मेंटेन हो रही होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स की। तो अब कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन जो हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच में होती हैं उनकी बात अब हम करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि जो ट्रांजेक्शन हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच में होती हैं, जो हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच में होती हैं उनको आपने अब ढंग से समझना है। ढंग से इसलिए समझना है कि जो आपको एंट्रीज में अभी कराने जा रहा हूँ, एग्जाम में एंट्री बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है या लेजर बेस्ड भी आ सकता है। अगर एंट्री बेस आता है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि सीधा एंट्री करनी और नंबर आ जाने, टाइम लगना नहीं है। लेजर बेस आ जाएंगे तो उसके लिए आपको एंट्री तो चाहिए ही चाहिए, और साथ में आपको लेजर बनाने में थोड़ा टाइम भी लगेगा एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर देखिएगा, अब कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने समझनी होती हैं, तो अब वही समझने वाली चीज़ें मैं अब आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखिएगा, पहला कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि जो एक्सपेंसेस हैं, चाहे तो हेड ऑफिस के हैं चाहे ब्रांचेस के हैं, वो किस तरीके से पे किए जाएंगे। अगर वो पे किए जाएंगे हेड ऑफिस के माध्यम से तो हेड ऑफिस उन खर्चों को ब्रांच अकाउंट में डेबिट करेगा, लेकिन अगर ब्रांच अपने खर्चे खुद पे करेगा तो हेड ऑफिस उसकी कोई भी एंट्री नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ब्रांच दूसरी ब्रांच के लिए पैसा खर्च करती है ऑन द बेसिस ऑफ हेड ऑफिस, यानी कि ऑन द बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस। तो इन दैट केस वी अज्यूम दैट द ब्रांच पेड सच एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ हेड ऑफिस, और वो हेड ऑफिस के बेसिस पे जो पे किए जा रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस, तो हम उस केस के अंदर दूसरी ब्रांच को डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि सीधा सीधा डायरेक्टली हम हेड ऑफिस को जो है डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम जिन चीज़ों की बात करेंगे आपके साथ, तो वो आपको समझनी है अच्छे से। तो कुछ एंट्रीज मैं आपको ऑलरेडी करा ही चुका हूँ, तो जो है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये दिल्ली और बॉम्बे ब्रांच का है। तो आइएगा, इसको सवाल को पहले देखते हैं बुक से, तो आपको बात समझ में आएगी अच्छे से। तो ये है हमारी बुक।
ये आएगा जी, क्वेश्चन नंबर हमारा अच्छा, ये स्टूडेंट ने एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। अब देखिएगा, गुड्स सेंट टू दिल्ली ब्रांच, हेड ऑफिस ने दिल्ली ब्रांच को 60,000 का माल दिया और बॉम्बे ब्रांच को 30,000 का दिया। अब आप एंट्रीज बताइए इसकी क्या क्या होनी चाहिए। तो अगर हेड ऑफिस को ये माल भेजना पड़ा है दोनों को, तो इन दोनों को डेबिट करेगा, दिल्ली ब्रांच को दिल्ली ब्रांच के गुड्स के लिए, बॉम्बे ब्रांच को बॉम्बे ब्रांच के लिए, और गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। नरेशन जरूर लिखनी है आपने, बीइंग गुड्स सेंट टू ब्रांचेस। अब है दिल्ली ब्रांच क्या लिखेगी, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस, और बॉम्बे ब्रांच भी सेम एंट्री लिख देगी। अब बात आती है एक्सपेंसिव दिल्ली ब्रांच पेड बाय द बॉम्बे ब्रांच, जो मैं भी आपके साथ बात कर रहा था। एक्सपेंसिव दिल्ली ब्रांच के किसने पे कर दिए, बॉम्बे ब्रांच ने। अगर दिल्ली ब्रांच के खर्चे बॉम्बे ब्रांच पे करेगी तो आप बताइए क्या होगा। मैंने कहा आप ब्रांच आपस में एक दूसरे को नहीं जानती हैं। अगर दिल्ली ब्रांच पैसा पे कर रही है किसके लिए, बॉम्बे ब्रांच के लिए, एक्सपेंसिव दिल्ली ब्रांच पेड बाय द बॉम्बे ब्रांच, तो दिल्ली ब्रांच के खर्चे बॉम्बे ब्रांच ने पे किए। तो देखिएगा हेड ऑफिस दिल्ली ब्रांच को तो डेबिट कर देगा और बॉम्बे ब्रांच को क्रेडिट कर देगा, क्योंकि डेटर बना लेगा दिल्ली ब्रांच को और बॉम्बे ब्रांच को क्रेडिटर बना लेगा। और दिल्ली ब्रांच क्या एंट्री करेगी, क्योंकि दिल्ली ब्रांच के खर्चे तो हो गए लेकिन हेड ऑफिस के भी पे किए गए, तो हेड ऑफिस को क्रेडिट करेगी, ना कि दूसरी ब्रांच को। और बॉम्बे ब्रांच क्या करेगी, बॉम्बे ब्रांच के लिए तो कैश गया है, तो वो एक एंट्री डालेगी, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हेड ऑफिस को डेबिट करेगी और टू कैश अकाउंट, तो बॉम्बे ब्रांच की बुक्स में ये एंट्री होगी। अब अगली एंट्री है गुड सेंट बाय दिल्ली ब्रांच टू बॉम्बे ब्रांच। तो अब देखिएगा ये दोनों ब्रांचेस आपस में एक दूसरे को नहीं जानती। अगर दिल्ली ब्रांच ने गुड्स किसको दिया है, बॉम्बे ब्रांच को, तो क्या एंट्री होगी। तो दिल्ली ब्रांच ने गुड्स दिया बॉम्बे ब्रांच को, तो बॉम्बे ब्रांच इज रिसीविंग ब्रांच और दिल्ली ब्रांच इज गिविंग ब्रांच। तो अल्टीमेटली हेड ऑफिस का एंट्री करेगा, बॉम्बे ब्रांच को डेबिट कर देगा, दिल्ली ब्रांच को क्रेडिट कर देगा। और इसी तरीके से दिल्ली ब्रांच ने गुड्स दिया तो हेड ऑफिस अकाउंट को डेबिट कर देगा, गुड्स सेंटर नहीं लिखेगा क्योंकि ये गुड्स रिसीव करता है हेड ऑफिस से, तो उसी माल में से इसने भेजा होगा, तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट। इसी तरीके से बॉम्बे ब्रांच को गुड्स रिसीव हुआ है तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। इसके बाद आइएगा अगले पॉइंट पर। अगर अब हेड ऑफिस जो है सेंट्रलाइज एक्सपेंसेस पे करता है, यानी कि अपने जो भी खर्चे हैं वो उसने पे कर दिए, अब लेकिन उसके खर्चों में वो दूसरे को भी ही सर्विसेज दे रहा है, तो वो भी आपने ध्यान रखिए। तो क्या एंट्री होगी, सेंट्रलाइज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब दिल्ली ब्रांच में और बॉम्बे ब्रांच में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि हेड ऑफिस के खर्चे हैं। लेकिन ये जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, हेड ऑफिस ये कहेगा यार ये जो मेरा 80,000 रुपये खर्चा हो रहा है ये मेरा थोड़ी ना, मैं तो सारी ब्रांचेस की भी हेल्प कर रहा हूँ इन खर्चों के लिए। तो अल्टीमेटली वो क्या कर सकता है, इन सेंट्रलाइज एक्सपेंसेस को चार्ज कर सकता है। तो लिखा है 15% ऑफ द सेंट्रलाइज्ड एक्सपेंसेस अलोकेटेड टू बॉम्बे ब्रांच एंड 10% टू दिल्ली ब्रांच। तो वो कहता है कि मैं तो इन खर्चों की वसूली किससे करूंगा, भाई मैंने तो इनको सर्विसेज दी है, मैं इनको सामान बेचता हूँ, इनके लिए अकाउंटेंट रखा हुआ है मैंने, इनके लिए कंप्यूटर रखे हुए हैं, तो अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह अगर हम काम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली बॉम्बे ब्रांच को और दिल्ली ब्रांच दोनों को डेबिट कर देगा उनके जो शेयर्स के लिए, और जो अपने एक्सपेंसेस का अकाउंट डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देगा। तो इसका मतलब उसने जो 80,000 रुपये के खर्चे किए थे उसमें से 20,000 के एक्सपेंसेस उसने क्रेडिट कर दिए। तो देखिएगा 80,000 में से उसने क्या किया, अपने 20,000 के एक्सपेंसेस क्रेडिट कर दिए। अब इस 20,000 के एक्सपेंसेस क्रेडिट करने से क्या हुआ, उसका खर्चा रह गया अब 60,000। तो हेड ऑफिस केवल अपने खर्चे डालेगा पीएनएल में कितना, 60,000। और ब्रांचेस क्या करेंगी, क्योंकि ब्रांचेस को वो खर्चे मिल रहे हैं तो अल्टीमेटली ब्रांचेस क्या करेंगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, क्योंकि उनके जो खर्चे हैं वो उनको अपने फाइनल अकाउंट में डालने हैं। तो अल्टीमेटली सेंट्रलाइज एक्सपेंसेस टू हेड ऑफिस, तो दोनों यही एंट्री पास करेंगे। अब जब एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ होंगे यानी कि पीएनएल में डालेंगे तो हेड ऑफिस तो डालेगा खाली 60,000, क्योंकि 80 में से जो है 20 निकल गए। अगर ये अलोकेशन नहीं होती तो क्या होता, अगर ये अलोकेशन नहीं होती तो क्या होता, अगर अलोकेशन नहीं होती तो 80 के 80 किसको डालने पड़ते, हेड ऑफिस को। अब ब्रांच दिल्ली ब्रांच क्या करेगी, जो उसने सेंट्रलाइज एक्सपेंसेस और जो अपने एक्सपेंसेस पहले पे कर रखे हैं उन सब के टोटल को पीएनएल में डालेगी। और इसी तरीके से बॉम्बे ब्रांच क्या करेगी, अपने सेंट्रलाइज एक्सपेंसेस डाल देगी। अगर उसने अपने भी कुछ खर्चे किए होते, मान लेते हैं
कि उसने 10,000 रुपये और भी खर्च किए तो फिर वो 22 डालती है, अपने खर्चे भी और जो हेड ऑफिस से लोकेशन है वो भी। अब देखिएगा अगले कंसेप्ट पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ध्यान से समझिएगा, जब भी एंट्री वाला सवाल आएगा तो इस कंसेप्ट से एंट्री जरूर होगी। करें स्टार्ट। तो देखिएगा अकाउंटिंग ऑफ फिक्स असेट्स ऑफ ब्रांच। देखिएगा जी, फिक्स असेट्स क्या होती है? फिक्स असेट्स ऐसी असेट्स होती हैं जिनकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा जिनकी लाइफ होती है उनको आप बोलते हैं फिक्स असेट्स। हालांकि अब फिक्स असेट्स को हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स बोलते हैं, यानी कि पीपीई बोलते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो पीपीई बोलते हैं इसके अंदर सारा रहस्य छुपा हुआ है। तो अकाउंटिंग ऑफ फिक्स असेट्स ऑफ ब्रांच की अगर हम बात करें तो फिक्स असेट्स के अकाउंट कौन मेंटेन करता है? देखिए, एक तरीका है कि पेपर जो है ब्रांच के नाम तैयार करा दिए जाएं, तो इसका मतलब है कि जिसके पास पेपर होंगे उसकी बैलेंस शीट में वो चीज़ आएगी। एक दूसरा तरीका हो सकता है कि असेट्स तो ब्रांच यूज़ करे लेकिन पेपर्स हेड ऑफिस के नाम रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, अगर आपके पास कोई मोटर व्हीकल्स है, तो क्योंकि आप जो सीए स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास जनरली ये चीज़ें होती हैं, तो अगर उसके पेपर पापा के नाम है तो इसका मतलब है कि जो बैलेंस शीट है वो पापा की बैलेंस शीट में वो असेट शो की जाएगी। और अगर वो उसके पेपर्स आपके नाम है, आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो होगी। तो अल्टीमेटली जिसके नाम से पेपर्स होंगे वो उसकी बैलेंस शीट में शो होगी। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जिसके नाम से आरजी हो वो ही उस प्रॉपर्टी को यूज करें। हो सकता है कि आपके पापा के नाम प्रॉपर्टी हो और यूज आप कर रहे हो, यानी कि फिक्स असेट तो पापा के नाम है और आप यूज कर रहे हो। गाड़ी की आरसी तो पापा के नाम है लेकिन आप यूज करते हो, आपको पापा ने पर्सनली चलाने की दे रखे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम उसको दोनों एंटिटी को एक इंडिपेंडेंट बॉडी मान ले तो बैलेंस शीट में असेट्स या कार तो पापा की बुक्स में आएगी और जो है उसको ओनरशिप या बेनिफिशियरी राइट्स जो है आपके पास है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है। तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है इसका मतलब उसकी बैलेंस शीट के अंदर आएगी। तो आप ध्यान से समझिएगा, कार आपने चलानी है, पैसे पापा ने दिए हैं और कार आपको खरीद के दी, तो पापा क्या एंट्री डालेंगे? कार अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि पापा के नाम है और पापा ने पैसे दिए। लेकिन मान लीजिएगा पैसे पापा ने दिए और नाम आपके कर दी, तो अल्टीमेटली पापा के पास तो कार आई नहीं ना, तो पापा क्या एंट्री करेंगे? पापा क्या करेंगे? आपका नाम डेबिट करेंगे और टू कैश कर देंगे, क्योंकि उन्होंने तो कार ली ही नहीं है। और आप अपनी बुक्स में क्या एंट्री करोगे कि कार तो आ गई मेरे पास, कार अकाउंट डेबिट, लेकिन मेरे पैसे तो गए नहीं है। तो आप अपने पापा को क्रेडिटर बना लेंगे क्योंकि उन्होंने ही उसकी पेमेंट की है। तो अल्टीमेटली यहां पर आपको एक बात समझ में आई, और वो बात क्या समझ में आई कि असेट्स कौन मेंटेन करता है, किसके पास ओनरशिप है। वो तो हो गई मेंटेनेंस, यूज करना दूसरे व्यक्ति के पास भी अलाउ हो सकता है। तो इसी तरीके से हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस दोनों पार्टीज के बीच में जो असेट्स होती हैं उनकी मेंटेनेंस या तो हेड ऑफिस करता है या ब्रांच ऑफिस करता है। अगर हेड ऑफिस खुद असेट्स को मेंटेन करता है तो असेट्स अकाउंट जो है वो डेबिट होगी किसके अंदर? किसके अंदर होगी? अगर हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है तो हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर। और इसी तरीके से जब हेड ऑफिस लास्ट के अंदर ईयर एंड में जो डेप्रीशिएशन लगेगा तो वहां पर डेप्रीशिएशन अपनी बुक्स में नहीं लगाएगा, बल्कि वो क्या करेगा, जो असेट्स की वैल्यू गिर रही है और उसका यूज जो है ब्रांच कर रही थी, तो अल्टीमेटली वो ब्रांच को डेबिट कर देगा और असेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बोला कि पापा ने आपको एक 10 लाख रुपए की कार खरीद के दी, तो पापा ने एंट्री डाली कार अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन जब ईयर एंड में पता चलेगा कि भाई आपने उस कार को यूज़ किया है और डेप्रीशिएशन लगा उसमें 3 लाख रुपए का, तो अल्टीमेटली जब डेप्रीशिएशन लगेगा ईयर एंड में तो पापा एंट्री ये नहीं डालेंगे कि डेप्रीशिएशन टू कार। पापा एक सिंपल से एंट्री डालेंगे क्योंकि आपको डेबिट करना है, क्योंकि आपने उसको यूज़ किया है, बेनिफिशियरी राइट्स आपने यूज़ किए हैं, तो आपके नाम को डेबिट करेंगे और कार को क्रेडिट कर देंगे। सिमिलरली इन द केस ऑफ हेड ऑफिस, अगर हेड ऑफिस ने वो कार खुद अपने अकाउंट से नाम से मेंटेन की है तो हेड ऑफिस उसकी एंट्री क्या डालेगा? कार अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर बाद में उसका ईयर एंड में ब्रांच ने उस कार को यूज किया है तो उसका जो डेप्रीशिएशन है वो ब्रांच पे चार्ज किया जाएगा, तो एंट्री होगी डेप्रीशिएशन नहीं डेबिट होगा, ध्यान रखिएगा, ब्रांच को डेबिट करेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट भी नहीं, सॉरी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, यानी कि जो हेड ऑफिस के पास कार है उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आपके साथ।
दूसरी बात कि ब्रांच क्या करेगी, हाँ ब्रांच के लिए ये डेप्रिसिएशन है, तो ब्रांच डेबिट करेगा डेप्रिसिएशन को, और उसने उसके पैसे तो दिए नहीं है, तो अल्टीमेटली हेड ऑफिस को क्रेडिट करेंगे, तो हेड ऑफिस को उस खर्चे के लिए क्रेडिट कर लेंगे, यानी उसके जो एक्सपेंसेस हैं लाइक डेप्रिसिएशन दैट इज पेड बाय द हेड ऑफिस, तो उसको एक तरीके से ऐसे माने जाएंगे कि जैसे खर्चे हेड ऑफिस ने पे किए, तो उसी तरीके से यहाँ पे एंट्री होगी, और एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। अब दूसरा केस होता है कि ब्रांच की बुक्स हैं, ब्रांच ही मेंटेन कर रहा है, तो देर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ हेड ऑफिस। ब्रांच ने कार खरीदी, कार अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रांच ने डेप्रिसिएशन लगाया, डेप्रिसिएशन टू कार अकाउंट, डेप्रिसिएशन अपने पीएनएल में चार्ज कर लेगा, तो इसके अंदर हेड ऑफिस का कोई रोल नहीं है। इफ द ब्रांच असेट्स आर मेंटेन्ड बाय द ब्रांच इटसेल्फ, अगर ब्रांच ही खुद उसको मेंटेन कर रही है तो देर इज नो प्रॉब्लम, और अगर हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है तो आपको थोड़ा सा कंसर्न देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से एंट्री आ रही है। और आप ध्यान रखिएगा एग्जाम के अंदर हमेशा ऐसे ही आएगा कि बुक्स ब्रांच की होगी एंड द मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस, और उस केस में ही वो जनरल एंट्रीज आपसे पूछेंगे, क्योंकि यही तो एक केस है, बाकी तो सिंपल चीज़ें वो तो सब लोग 11th स्टैंडर्ड के बच्चे भी जानते हैं कि कार खरीदने की क्या एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की क्या एंट्री होती है। बट अगर आपकी असेट्स को कोई दूसरा मेंटेन कर रहा है और ओनरशिप वो रख रहा है और यूज़ आप कर रहे हैं, तब किस तरीके से एंट्रीज होंगी वो इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात जो है यहां पे समझ में आ गई होगी। अब इसको चलते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो देखिएगा, ब्रांच फिक्स असेट्स अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय द ब्रांच ऑफिस इटसेल्फ, और आपको दूसरी स्क्रीन पे लग रहा है ब्रांच फिक्स असेट्स इज मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस। तो अल्टीमेटली अगर ब्रांच की असेट्स ब्रांच ही रख रही है तो देर इज नो प्रॉब्लम, और ब्रांच की अगर असेट्स को कौन मेंटेन कर रहा है, इफ इट इज मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस, तो प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद आ रही है कि फिक्स असेट्स अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय द ब्रांच ऑफिस इटसेल्फ। अब ब्रांच का फर्नीचर 80,000 रुपए का ब्रांच ऑफिस ने खरीद लिया क्रेडिट, तो क्या एंट्री डाल देगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ब्रांच कंप्यूटर परचेज बाय द हेड ऑफिस ऑन कैश बेस। अब ब्रांच का कंप्यूटर खरीद के किसने दिया, ब्रांच का कंप्यूटर किसने खरीद दिया है, हेड ऑफिस ने, लेकिन अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है, ब्रांच ही मेंटेन कर रही है। ध्यान रखिएगा, ब्रांच ही मेंटेन कर रही है। तो ब्रांच हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर देगा टू कैश, उसको कोई लेना देना नहीं, उसने कहा जी पैसे दे दो, ये लो, तो पैसे दे दिए किसके, कंप्यूटर के, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कंप्यूटर की एंट्री ब्रांच करेगा, क्योंकि ब्रांच खुद अपनी एसेट्स मेंटेन कर रहा है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। अगर अब इसका डेप्रिसिएशन लगाना हो तो क्या होगा, चलिए भी एक और मोटर कार खरीद लेते हैं पहले। मोटर कार और ब्रांच ऑफिस परचेज बाय द हेड ऑफिस ऑन क्रेडिट बेसिस, हेड ऑफिस ने क्रेडिट बेसिस पे खरीदी की थी, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, वो ब्रांच को डेबिट कर देगा और हेड ऑफिस का खुद का क्रेडिटर बन जाएगा, और ब्रांच वही एंट्री करेगी मोटर कार टू हेड ऑफिस अकाउंट। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे असेट्स आर मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस, सॉरी असेट्स आर मेंटेन्ड बाय द ब्रांच ऑफिस, तो हेड ऑफिस इसके डेप्रिसिएशन से संबंधित कोई भी एंट्री नहीं करेगा। और ब्रांच जो है डेप्रिसिएशन अगर इन पे लगाता है तो किस तरीके से, अगर 10% का डेप्रिसिएशन इन सब असेट्स पे लगाता है तो कैसे लगाएगा, फर्नीचर को 10% रिड्यूस कर देगा, कंप्यूटर को 10%, मोटर कार को, और सारे डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देगा और बाद में उठा के इसको पीएनएल में राइट ऑफ कर देगा। तो ये तो उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ गई होगी बात। अब दूसरी बात है कि अगर इस फिक्स असेट्स के अकाउंट को कौन मेंटेन करता है, ये फिक्स असेट्स अकाउंट आर मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस। अगर फिक्स असेट्स के अकाउंट कौन मेंटेन करता है, हेड ऑफिस मेंटेन करता है। तो सबसे पहली बात है कि ब्रांच के जो फर्नीचर हैं वो 80,000 है, परचेज बाय द ब्रांच ऑफिस ऑन क्रेडिट बेसिस। ब्रांच ने फर्नीचर खरीदा 80,000 रुपये का, 80,000 रुपीज़ का, परचेज बाय द ब्रांच ऑफिस ऑन क्रेडिट। कैसे खरीदा, क्रेडिट खरीदा। असेट्स कौन मेंटेन कर रहा है, हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रांच अपनी बुक्स में असेट्स का नाम नहीं डालेगा, ब्रांच अपनी बुक्स में डालेगा हेड ऑफिस के लिए मैंने खरीदा, हेड ऑफिस डेबिट और मेरे क्रेडिटर, यानी कि मेरी लाइबिलिटी आ गई, तो हेड ऑफिस को डेबिटर बना लेगा और क्रेडिटर को क्रेडिट। और ब्रांच क्या, हेड ऑफिस क्या करेगा, फर्नीचर और खरीद के किसने दिया, ब्रांच ने, तो ये फर्नीचर को डेबिट कर लेगा हेड ऑफिस, और मेरे को किसने खरीद के दिया, ब्रांच ने। अब अगली है ब्रांच कंप्यूटर परचेज बाय द हेड ऑफिस ऑन कैश बेसिस, तो हेड ऑफिस ने खुद ही खरीदा तो ब्रांच को तो बताना ही नहीं है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। और ब्रांच की बुक्स में कोई एंट्री नहीं, क्योंकि ओनरशिप किसके पास है, हेड ऑफिस के पास। अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है, हेड ऑफिस, और यूज कौन करेगी, ब्रांच। तो अल्टीमेटली अभी कुछ नहीं होगा, जब वो ईयर एंड होगा तो उसके जो भी डेप्रिसिएशन होंगे वो उसके अकाउंट में चार्ज कर दिए जाएंगे। उसके बाद है मोटर कार ऑफ ब्रांच ऑफिस परचेज बाय द हेड ऑफिस ऑन क्रेडिट बेसिस। अब कहता है मोटर कार ऑफ ब्रांच ऑफिस परचेज बाय द हेड ऑफिस ऑन क्रेडिट, तो सीधी सी बात है मोटर कार टू क्रेडिटर, और ब्रांच ऑफिस को कोई एंट्री नहीं करनी।
अब आएगा डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन में क्या करना है, मैंने आपको बताया था हेड ऑफिस ब्रांच को डेबिट करेगा और जितनी भी उसकी गाड़ियों की या कंप्यूटर की कीमत घटी है या फर्नीचर की, उनको सबको क्रेडिट कर देगा और असेट्स घटने पर क्रेडिट होती है। और ब्रांच ऑफिस एक सिंपल सी एंट्री डाल देगा डेप्रीशिएशन टू हेड ऑफिस, यानी कि उसके खर्चे किसने पे किए हैं, हेड ऑफिस ने। इन सब का टोटल 15,500। तो ये आपको पता चल गया होगा कि अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है, तो किस तरीके से आपने उसकी अकाउंटिंग करनी है। उसके बाद देखिएगा आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 16। तो आइएगा अब 16 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। तो अपनी बुक खोल लीजिएगा 16 नंबर, एक बार स्क्रीन पे इसको आप पढ़ लीजिए। पढ़ लिया आपने? अब देखिए मैं पढ़वाता हूं आपको। हेड ऑफिस passes adjustment entry at the end of each month to adjust at the end of each month to adjust the position arising out of the inter branch transaction, आपस में एक दूसरे ब्रांच के साथ जो ट्रांजेक्शन हुई है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन इन जनवरी 1996 मेक द एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस एक एंट्री करना चाहता है, तो अल्टीमेटली जो हेड ऑफिस एक एंट्री करना चाहता है वो क्या एंट्री करना चाहता है, जो एक एंट्री करना चाहता है वो क्या एंट्री करना चाहता है। तो एंट्री बड़ी सिंपल सी करना चाहता है कि एक सिंगल एंट्री करना चाहता है। अब एक सिंगल एंट्री सारी ब्रांचेस के लिए वो करना चाह रहा है, तो वो देखिए कैसे। और अभी देखिएगा 2 अटेम्प्ट पहले ये सेम सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो फिगर्स हालांकि अलग थी। ये है बॉम्बे ब्रांच। अब बॉम्बे ब्रांच ने रिसीव किया गुड्स 6,000 फ्रॉम कलकत्ता ब्रांच एंड 4,000 फ्रॉम पटना ब्रांच। तो अब क्या होना चाहिए यहाँ पे एंट्री? तो एंट्री आप देखिएगा कि कलकत्ता ब्रांच और 4,000 पटना ब्रांच से रिसीव किसने किया, बॉम्बे ने। तो हेड ऑफिस इसकी एंट्री क्या डालेगा, बॉम्बे ब्रांच, यानी कि रिसीविंग ब्रांच डेबिट, और कौन सी ब्रांच, कलकत्ता ब्रांच और पटना ब्रांच। तो इनको क्या कर देगा क्रेडिट, यहाँ पे हो जाएगा 10,000, ये होएगा 6,000 और ये होएगा 4,000। लेकिन सवाल में कहा है कि ओनली सिंगल एंट्री करनी है, मेक द एंट्री, केवल एक एंट्री करनी है। तो अल्टीमेटली हम हर एक की एंट्री नहीं करने बैठेंगे, तो हम एक टेबल के अंदर इसका असर डाल लेंगे। इसी तरीके से सेंट गुड्स, तो जिन जिनको गुड्स भेजा है तो हेड ऑफिस क्या करेगा, पटना को डेबिट कर देगा, कलकत्ता को डेबिट कर देगा, और क्रेडिट किसको कर देगा, बॉम्बे ब्रांच को। इसी तरीके से रिसीव्ड BR 6,000 फ्रॉम पटना, तो अब 6,000 रुपये का BR पटना से इसको मिला, तो बॉम्बे ब्रांच को डेबिट कर देगा, पटना को क्रेडिट कर देगा। सेंट एक्सेप्टेंस यानी कि BP 4,000 टू कलकत्ता, 2,000 टू पटना। तो पटना को क्या मिला है, पटना को और कलकत्ता को BR मिला है, और BP किसने एक्सेप्ट किया, बॉम्बे ने। तो इन दोनों को डेबिट कर देगा, कलकत्ता को और पटना को और बॉम्बे को क्रेडिट कर देगा। इसी तरीके से फिर ऊपर वाली एंट्री के अलावा है ये अदर देन दिस, तो ये एंट्री मद्रास ब्रांच से रिलेटेड है, जो गुड्स उसने कलकत्ता से लिया और 4,000 बॉम्बे से। तो अल्टीमेटली इस एंट्री के लिए क्या करोगे, मद्रास ब्रांच को डेबिट कर दोगे 14,000 से, कलकत्ता ब्रांच को क्रेडिट कर दोगे 10,000 से, और 4,000 को बॉम्बे ब्रांच को। कैश सेंट 2,000 टू कलकत्ता एंड 6,000 टू बॉम्बे ब्रांच। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी आप एंट्री समझ गए, तो जिसने कैश भेजा है उसको क्रेडिट कर दोगे, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर देंगे। तो आइएगा हम इस पूरी की पूरी चीज़ को हम एक टेबल में देखते हैं। तो अगर हम टेबल में देखने लगे तो किस तरीके से जो आपको नज़र आएगी। तो अगर यहाँ पे देखते हैं, तो हमने इसको एक टेबल में डाल दिया। तो हमने सबसे पहले लिखा बॉम्बे ब्रांच। अब इसने गुड्स रिसीव किया है, तो अगर इसने रिसीव किया तो इसको डेबिट कर दिया, जिनसे रिसीव किया उनको क्रेडिट कर दिया। गुड सेंट, इसने भेजा है तो इसको क्रेडिट कर दिया, जिन्होंने रिसीव किया उन दोनों को डेबिट कर दिया। अब उसके बाद है रिसीव्ड BR, तो इसने रिसीव किया तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
सेंट एक्सेप्टेंस, इसका मतलब गिवर है ये, तो बीपी एक्सेप्ट किया तो 6000, और जिन्होंने रिसीव किया उनको डेबिट कर दिया। इसी तरीके से मद्रास ब्रांच की जो भी ट्रांजेक्शन्स हमने की हैं, और इसी तरीके से हमने कलकत्ता ब्रांच की ट्रांजेक्शन्स भी की हैं। अब इन सब का हमने कर लिया टोटल। अब देखिएगा यहाँ पे एक एंट्री आई, ये है 22,000 और ये है 28, यानी इसको क्रेडिट मिलना चाहिए था 28 का, डेबिट मिला इसको 22 का, तो इसको 6000 का क्रेडिट बचता है इसका, तो 6000 इसको क्रेडिट दे देंगे एंट्री में। इसका देखिएगा 14,000 डेबिट है और 8,000 क्रेडिट है, तो 6000 क्या बचा इसका, तो इसका बचा 6000 डेबिट, तो इसको 6000 डेबिट दे देंगे। इसका 30,000 क्रेडिट है, 14,000 डेबिट है, तो इसको 16,000 क्रेडिट दे देंगे। इसी तरीके से यहाँ देखिएगा 26,000 डेबिट है, 10,000 क्रेडिट है, तो इसको 16,000 डेबिट दे देंगे। अब उसके बाद जो जनरल एंट्री होगी तो क्या होगी कि मद्रास ब्रांच को आप डेबिट कर देंगे 6000 से, पटना ब्रांच को डेबिट कर देंगे 16,000 से। तो देखिएगा एक तो ये थी 6 और ये 16, और उसके बाद बॉम्बे ब्रांच और कलकत्ता ब्रांच क्रेडिट थी, और एक नरेशन डाल देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर वेरियस इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स। तो जो बहुत सारी इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स थी उसकी आपने एक एडजस्टमेंट एंट्री कर दी। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन अभी हम जो देख रहे थे तो उसी की अब बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा 17, तो अभी आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 17। गिव द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक्स में आपने जर्नल एंट्री करनी है। हेड ऑफिस अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। अब देखिएगा कैश रिमिटेड बाय दिल्ली ब्रांच 300 नोट रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस। अगर अब हेड ऑफिस को वो रिसीव नहीं हुआ है तो आप बताइए, अगर ये एंट्री हो चुकी होती साथ साथ कर दी तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। अब क्या करेगा हेड ऑफिस, क्या एंट्री करेगा बताइए। हेड ऑफिस एक ही एंट्री करेगा कि उसको कैश मिलना है दिल्ली ब्रांच से, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू दिल्ली ब्रांच। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो क्या एंट्री होगी, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू दिल्ली ब्रांच, तो हेड ऑफिस की बुक्स में, राइट। दूसरी एंट्री अब देखिएगा यहाँ पे, दूसरी एंट्री गुड्स सेंट बाय द हेड ऑफिस टू दिसंबर 500 टू बॉम्बे ब्रांच नोट रिसीव्ड बाय द बॉम्बे ब्रांच। तो इसकी हम तो कोई एंट्री नहीं करेंगे, हेड ऑफिस तो कोई एंट्री नहीं करेगा इसकी। हेड ऑफिस की बुक्स में क्या होगी, नो एंट्री। हेड ऑफिस की बुक में क्या होगी, नो एंट्री इस 2 नंबर की, राइट। क्या नहीं होगी, कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी एंट्री कर चुके होंगे। हम तो ऑलरेडी एंट्री कर चुके होंगे, तो उसको रिसीव नहीं हुआ तो उसकी एंट्री, अगर हम बॉम्बे ब्रांच की बात करें तो बॉम्बे ब्रांच इस एंट्री को रिकॉर्ड करेगी, और बॉम्बे ब्रांच क्या करेगी, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। लेकिन उसने उसकी एंट्री पूछी नहीं, उसने एंट्री किसकी पूछी है, खाली हेड ऑफिस की पूछी है। तो अगर बॉम्बे ब्रांच की बुक्स में एंट्री होती तो क्या होती, जीआईटी अकाउंट डेबिट यानी गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू हेड ऑफिस, और अमाउंट होता 300 का। डन। तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होगी, ये स्टूडेंट ने गलत की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस फॉर दिल्ली ब्रांच ऑलरेडी पे हो रखे, ध्यान रखिएगा एडजस्टमेंट करनी है आपने। बॉम्बे ब्रांच 1100 नोट येट एडजस्टेड अकाउंट। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, इन दोनों ब्रांचेस को डेबिट करेगा, और जो उसने अपने एक्सपेंसेस डेबिट कर रखे उनको क्रेडिट कर देगा। जैसे भी आपने सेंट्रलाइज एक्सपेंसेस की एंट्री देखी थी थोड़ी देर पहले, तो देखिएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे कि दिल्ली ब्रांच को और बॉम्बे ब्रांच दोनों को डेबिट कर देंगे, और वही सब ये पे कर रखे हैं पहले, तो ये यहाँ पे एक्सपेंसेस होंगे, तो कैश नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ये कैश गलत लिखा हुआ स्टूडेंट ने, 2100 रुपये। उसके बाद देखिएगा गुड्स सेंट बाय दिल्ली ब्रांच टू बॉम्बे ब्रांच 1000 आर नोट येट, गुड्स दिल्ली ब्रांच ने बॉम्बे ब्रांच को भेजा है, नोट येट रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्ड नहीं किया हेड ऑफिस ने। तो आपको पता है हेड ऑफिस क्या रिकॉर्ड करेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बॉम्बे ब्रांच को डेबिट कर देगा, किसको डेबिट कर देगा, बॉम्बे ब्रांच को डेबिट कर देगा, और दिल्ली ब्रांच को क्रेडिट कर देगा इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन के लिए। जो भी आपने देखा था उसमें हमने सारी एक ही एंट्री की थी मिलके, यहाँ पे उसकी एक सिंपल एंट्री है, एक ट्रांजैक्शन की एक एंट्री। जबकि अभी जो सवाल अब हम कर रहे थे वहाँ सारी एंट्रीज की हमने एक की थी, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस थी वहाँ पे। उसके बाद दिल्ली ब्रांच कलेक्टेड 500 फ्रॉम कस्टमर ऑफ हेड ऑफिस। दिल्ली ब्रांच ने किससे पैसा कलेक्ट कर लिया, हेड ऑफिस के कस्टमर से। तो हेड ऑफिस क्या कहेगा, भाई मेरे कस्टमर से तो पैसा आएगा नहीं अब मुझे, तो मैं ब्रांच को डेबिट कर लेता हूँ, और मेरे डेटर को या मेरे जो कस्टमर्स हैं उनको क्रेडिट कर देता हूँ, क्योंकि उनसे तो पैसा आना नहीं है मेरे पास। तो दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेंडी डेटर्स, या जो उसके कस्टमर्स थे हेड ऑफिस के, उनको वो क्रेडिट कर देगा।
उसके बाद देखिएगा अगली एंट्री, अगली एंट्री में क्या है, 5 तक हो गई थी। अब 6 देखिएगा, बॉम्बे ब्रांच पेड 3000 फॉर मशीन परचेज बाय द हेड ऑफिस फॉर यूज ऑफ द हेड ऑफिस इटसेल्फ। तो हेड ऑफिस के असेट्स के लिए बॉम्बे ब्रांच ने पैसे दिए। तो हेड ऑफिस जनरली एंट्री क्या डालेगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे ब्रांच, क्योंकि मशीन के पैसे किसने दिए, बॉम्बे ब्रांच ने। तो हेड ऑफिस के लिए मशीनरी हो गई, तो हेड ऑफिस अपनी मशीनरी जिसके पैसे बॉम्बे ब्रांच ने दिए। उसके बाद अगली एंट्री है, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस आर कलेक्टेड टू दिल्ली ब्रांच 3000 एंड 2000 रुपीज 2500 रिस्पेक्टिवली। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस आर अलोकेटेड, अभी जैसे हमने कहा रहा था सेंट्रलाइज एक्सपेंस अलोकेटेड, उसी तरीके से। तो दिल्ली ब्रांच और बॉम्बे ब्रांच दोनों को डेबिट कर देंगे और एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देगा हेड ऑफिस। तो दिल्ली ब्रांच डेबिट, बॉम्बे ब्रांच डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। उसका नेक्स्ट एंट्री, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर, अकाउंट्स आर मेंटेन बाय द हेड ऑफिस। तो याद करिए अभी थोड़ी देर पहले कि अगर अकाउंट्स कौन मेंटेन कर रहा है, हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है, तो एक सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन इसकी बुक्स में नहीं आएगा। तो ये दिल्ली ब्रांच को और बॉम्बे ब्रांच को डेबिट कर देगा और इनकी जो असेट्स हेड ऑफिस अपने नाम से रखे हुए हैं उनको वो क्रेडिट कर देगा, उन असेट्स की वैल्यू को कम कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, दिल्ली ब्रांच डेबिट, बॉम्बे ब्रांच डेबिट, जो भी उनके हिस्से का डेप्रिसिएशन है उसको डेबिट कर देंगे और ब्रांच के दोनों के जो फर्नीचर थे उनकी वैल्यू माइनस कर दी जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट, फॉर द करंट ईयर दिल्ली ब्रांच शोज ए नेट लॉस, दिल्ली ब्रांच ने नेट लॉस दे दिया और बॉम्बे ब्रांच ने नेट प्रॉफिट दे दिया। तो देखिएगा प्रॉफिट से क्या होगा, हेड ऑफिस का प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ जाएगा। तो हेड ऑफिस अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़ा देगा 10,000, लेकिन सेम टाइम पर उसको 2,500 रुपये का लॉस भी दे दिया, तो उसके पास क्या रहा 7,500 का। तो अल्टीमेटली ये 7,500 गया, तो इसकी दो एंट्री कर लीजिए आप। जो आपको लॉस दे रहा है, जो आपको लॉस दे रहा है, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, लॉस से P&L अकाउंट डेबिट टू दिल्ली ब्रांच। दिल्ली ब्रांच के लिए तो हेड ऑफिस एंट्री क्या डालेगा, उसका प्रॉफिट घट गया, क्योंकि जो ब्रांच ने जो भी कमाया है वो वास्तव में हेड ऑफिस के लिए कमाया था। तो ईयर एंड में इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं प्रॉफिट को, तो हेड ऑफिस का प्रॉफिट कम हो गया 2,500 से, तो हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू दिल्ली ब्रांच, और बॉम्बे ब्रांच ने उसका प्रॉफिट बढ़ा दिया है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बॉम्बे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस, और दोनों को मर्ज करके एक एंट्री करेंगे तो एक मर्ज एंट्री हो जाएगी। तो देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू दिल्ली ब्रांच, ये एक अलग एंट्री कर दी। उसके बाद बॉम्बे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप यहाँ पे हेड ऑफिस वर्ड भी डाल सकते हैं, हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिएगा इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 है, जैसे भी अभी मैंने आपको कराया था 2-3 ब्रांचेस वाला, तो अब ये 18 अभी आप जो है होमवर्क में कर लेंगे। तो ये आपकी जो है ब्रांच की जो है पहली क्लास जो है हम कवर करते हैं। तो अभी ये जो भी मैंने कराया है, ये जो 3 क्वेश्चंस कराए हैं, ये सब आपने कर लेने हैं। इसके अलावा जो है अभी जो दूसरी क्लास है वो हम जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे, तो अभी इस क्लास को देख लीजिएगा, इसका काम कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी ही मिलने वाली है, तो जो है कल तक इस क्लास को, जो दूसरी क्लास को भी डाल देंगे, तो उससे पहले आप अपना काम कंप्लीट कर लीजिएगा।